दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे फारस या पर्सिया या आज के ईरान का इतिहास, जिसमें सिकंदर से लेकर खोमैनी तक ईरान और भारत का क्या रिश्ता रहा। दोस्तों, ईरान के इतिहास में फिरदौसी जैसे लेखकों का जिक्र आता है, जिन्होंने पर्सिया का शाहनामा लिखा। इसे पर्सिया में वही कद हासिल है जो भारत में महाभारत को। दोस्तों, धरती पर सबसे बड़े साम्राज्य में फारस या पर्सिया या आज के ईरान की गिनती होती थी। 6वीं शताब्दी में जब मैसेडोनिया के सिकंदर ने पर्सिया पर आक्रमण करके वहां के राजा डेरियस III को हरा देता है और सिकंदर बन जाता है पर्सिया का नया सुल्तान। सिकंदर ने डेरियस को हराने के बाद हिंदुस्तान आया है, ये तो हम सभी जानते हैं। और दोस्तों, इसी डेरियस के समय में भारत को हिंदुस्तान नाम मिला। इसलिए हिंदुस्तान और फारस का रिश्ता 2500 साल से अधिक पुराना है। दोस्तों, फारसी लोगों का भारत आना, महमूद गजनवी का भारत पे आक्रमण, नादिर शाह का हमला, तैमूरलंग की लूट, भारत के इतिहास के इन महत्वपूर्ण चैप्टर्स का पर्सिया यानी आज के ईरान से महत्वपूर्ण रिश्ता है, क्योंकि इसी रास्ते से वे भारत आए थे, इसी जमीन से भारत पर हमला किया था। इसी रिश्ते की डोर पकड़कर हम समझेंगे ईरान का इतिहास और जानेंगे कि कैसे बना ईरान, जो पहले पर्सिया हुआ करता था। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो भाई चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस चैनल की कुछ हेल्प हो सके। दोस्तों, आजकल हमारी हिंदी में यूज होने वाले कई शब्द ईरानी सभ्यता के फारसी भाषा के हैं, जैसे अदालत, जमीन, बाजार, जुबान, आदमी इत्यादि। दोस्तों, भारत का खाना, भारत का आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है ऐसा है जिस पर ईरान का साफ प्रभाव दिखता है। बॉलीवुड हो या बिजनेस की फील्ड हो, ईरानी मूल के लोगों ने यहाँ झंडे गाड़ दिए हैं। चाहे रतन टाटा ग्रुप हो, गोदरेज कंपनी के मालिक हों या वाडिया ग्रुप हो। इस तरह पारसी धर्म के लोगों ने भारत में रहे और यहाँ पर व्यापार किया और नाम कमाया। दोस्तों, इस तरह पारसी धर्म के लोग दीव और दमन के बाद गुजरात के सूरत में व्यापार करने लगे और फिर वे मुंबई में बस गए और वर्तमान में भारत में पारसियों की संख्या लगभग 1 लाख है। दोस्तों, आज का ईरान प्राचीन काल के ईरान से बहुत भिन्न है। ईरान की पहचान पहले पारस्य देश के रूप में थी। इससे पहले ये आर्याना कहलाता था। प्राचीन काल में पारस देश आर्यों की एक शाखा का निवास स्थान था। वैदिक युग में पारस से लेकर गंगा और सरयू के किनारे तक की सारी भूमि आर्यभूमि थी, जो अनेक प्रदेशों में विभक्त थी। जिस प्रकार भारतवर्ष में पंजाब के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाता था, उसी प्रकार प्राचीन पारस में आधुनिक अफगानिस्तान से लगा हुआ और पूर्वी प्रदेश अरियान अथवा एरियान, यूनानी एरियाना कहलाता था, जिसे बाद में ईरान शब्द बना। महाभारत, रघुवंश, कथा, सरित सागर आदि में पारस्य और पारसिकों का उल्लेख देखने को मिलता है। दोस्तों, ईरान के इतिहास को हम 3 हिस्सों में बांट के समझेंगे, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। इसमें पहला है कि 630 ईस्वी से पहले का ईरान, 630 ईस्वी के बाद का और 1800 के बाद का इतिहास। शुरुआत ईसा से 2000 साल पहले से करते हैं। ईरान को पहले पर्सिया कहा जाता था या फारस भी कहते थे। हमारी स्टोरी में ये तीनों नाम सुविधा के हिसाब से यूज होंगे। बात एक ही देश की हो रही है। कुछ 2000 साल पहले यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के बीच के बड़े बड़े मैदानों में रहने वाले कबीलाई लोग इस इलाके में आए, जिसे आज ईरान कहा जाता है। ईरान में सबसे पहले जिन लोगों का निवास था उन्हें एलेमाइट कहते हैं। धीरे धीरे राजशाही की शुरुआत हुई और ईरान में साम्राज्य उपजा। उसे कहा गया असीरियन साम्राज्य। असीरियन के बाद मेडियन नाम का एम्पायर स्थापित हुआ। इन लोगों की राजधानी भी बनी हमदान। राजाओं की बात करें तो ईरान के इतिहास में एक बड़े महान राजा का नाम था साइरस द ग्रेट। इसने मेडियन साम्राज्य को हराकर एक मेडिड एम्पायर की स्थापना की। साइरस ने ईरान का साम्राज्य पूर्वी यूरोप तक फैला दिया और उन्हीं के दौर में इतिहास का उत्तरी हिस्सा, मसलन अफगानिस्तान और सिंधु नदी के पश्चिम का इलाका ईरान के कब्जे में चला गया। साइरस द ग्रेट को सिर्फ इसलिए नहीं महान कहा जाता। साइरस एक उदारवादी राजा थे। उनके राज्य में अलग अलग स्थानों पर छत्रप नियुक्त किए गए, जो जनता की भलाई के लिए काम करते थे। इसके अलावा साइरस ने जब बेबीलोन को जीता तो वहाँ के गुलाम यहूदियों को आज़ाद कर उन्हें वापस जेरूसलम जाने की इजाज़त दी। इसी के चलते यहूदी भी आज साइरस का बहुत सम्मान करते हैं। साइरस के बाद डेरियस जरकसीस नाम के राजा हुए, जिनके समय में फारस के साम्राज्य में
और बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, फारस पर 331 बीसी तक एक मेनिड एम्पायर का राज रहा। इस दौरान उनके राजाओं से कुछ गलतियां भी हुईं। इनमें सबसे बड़ी गलती थी ग्रीस और मैसेडोनिया पर आक्रमण। इस आक्रमण का बदला लेने के लिए मैसेडोनिया के राजा सिकंदर ने फारस पर आक्रमण किया और सैन्य बल में कमजोर होने के बावजूद सिकंदर ने फारस के राजा डेरियस को हरा दिया। फारस पर कब्जे के बाद सिकंदर भारत आया, लेकिन विश्व विजय का अधूरा सपना लेकर उसे लौटना पड़ा। यहाँ उसकी पोरस से लड़ाई हुई और उसकी हार हुई। सिकंदर की असमय मृत्यु के बाद फारस पर सेल्यूकिड वंश ने शासन किया। उनके बाद पारसियन वंश आया। 200 साल तक फारस सामंतों के कब्जे में रहा। फिर एक और ताकतवर साम्राज्य का उदय हुआ, सासानियन साम्राज्य। इनके फाउंडर का नाम था अर्दसीर। सासानियन साम्राज्य ने 7वीं शताब्दी तक फारस पर शासन किया। उनके काल में फारस के इतिहास का एक सिरा भारत से जुड़ता है। दरअसल फारस का आधिकारिक धर्म जोरोस्ट्रियन धर्म है। इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग भारत में पारसी के नाम से जाने जाते हैं। 7वीं सदी तक इसमें इस्लाम का उदय होता है। इस्लामी साम्राज्य के दूसरे खलीफा उमर ने फारस पर आक्रमण किया और फारस पर अरबों का कब्जा हो गया। धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए जोरोस्ट्रियन लोगों ने फारस से पलायन शुरू कर दिया। ये पलायन अगली कई सदियों तक चला। इस दौरान 18,000 शरणार्थियों का एक जत्था भारत भी पहुंचा। किस्सा सज्जान नाम की एक कविता के अनुसार पर्सिया से भागकर पारसी लोग भारत की शरण में आते हैं। शरणार्थियों का पहला बेड़ा 8वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट दीव दमन पहुंचता है और वे वहीं पर सालों तक रहते हैं। इसके बाद वे लोग गुजरात के वलसाड पहुंचते हैं। यहाँ इन लोगों को पारसी कहा गया। इस्लाम के आगमन के बाद लगभग 2 सदी तक फारस पर अरबों का शासन रहा। इस दौरान तुर्क कबीलों का भी पर्सिया में आगमन हुआ। अब्बासी खिलाफत के समय तुर्क लड़ाकों को गुलामों की तरह फौज में भर्ती किया जाता था। तुर्कों के ताकतवर होने के बाद फारस पर अरबों का कंट्रोल कमजोर होता गया और 11वीं सदी में फारस पर सेल्यूज का वंश राज हो गया। ये दौर इस्लाम के गोल्डन पीरियड के तौर पे जाना जाता है। साल 1218 में 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवां ख्वारिज्म शासन करने वाले एक शहर ओतरार में दाखिल होता है। ओतरार के गवर्नर थे इन चेलचूक। उसे जब मंगोलों के आने का पता चला तो उन्होंने उसके शक में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन मंगोलों का रुतबा और चंगेज खान की दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ थी। इन लचूक ने 450 मंगोलों में अपने दरबार में बुलाया। आराम से जवाब देने के बजाय मंगोलों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। ये देखकर इन लचूक को काफी गुस्सा आया और उसने मंगोल व्यापारियों की हत्या करवा दी। जब ये खबर चंगेज खान तक पहुंचती है तो उसने अपने कई दूतों को सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भेजा और मांग रखी कि इस गलती के लिए इन लचूक को सजा दी जाए। सुल्तान मोहम्मद उससे भी 2 कदम आगे निकले। उन्होंने एक दूत का सर कटवा दिया और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वाकर वापस मंगोल चंगेज खान के पास भेज दिया। सुल्तान को ये हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 का अप्रैल महीना था। मंगोल सेनाएं ओतरार के किले के बाहर। इन लचूक अपने 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर था। कुल 2 महीने तक युद्ध चला और अंत में इन लचूक को पकड़ के मार दिया गया। 1219 में तेमजुन उर्फ चंगेज खान के दरबार में दिखाई दिया। यहाँ से चंगेज खान समरकंद होते हुए पर्सिया पहुँचते हैं। यहाँ उसने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ कि दोबारा बसने में पर्सिया को कई दशक लग गए। ख्वारिज्म एम्पायर के जर्रे जर्रे को चंगेज खान की फौज ने बर्बाद कर डाला। मंगोलों के पर्सिया पर कब्जा हुआ तिमुरिद वंश का, जिसके शासक तैमूर लंग के नाम से भारत के लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। इसी तैमूर लंग ने यहाँ के मंदिरों को लूटा और यहाँ का सोना वहाँ ले गया। तिमुरिद वंश के बाद एक बड़ा वंश सफविद वंश आया। सफविद वंश के दौर में ईरान एक बड़े बदलाव की तरफ आगे बढ़ा। ईरान पर सुन्नी मुस्लिम समुदाय का प्रभाव था। सफविद वंश के पहले शासक इस्माइल ने सुन्नी सेक्ट को छोड़कर शिया ब्रांच को अपना लिया। इसी कारण आज ईरान में शिया बहुमत में है। साल 1722 में सफविद वंश का अंत हुआ। इसके बाद आए नादिर शाह के दौर में पर्सिया एक बार फिर अपने उफान पर पहुंचा। दोस्तों, हमने 7वीं शताब्दी से पहले और 7वीं सदी से 18वीं सदी का इतिहास का ईरान देखा। अब हम बात करेंगे मॉडर्न ईरान की। साल 1800 के बाद पर्सिया पर पश्चिम का प्रभाव बढ़ता गया और पर्सिया कमजोर हो गया।
19वीं सदी में ये ब्रिटेन और रसिया के बीच का लड़ाई में पिसता रहा। फॉरेन इंटरवेंशन से तंग आकर 1872 में पर्सिया में संवैधानिक क्रांति की शुरुआत हो। नतीजा हुआ 1905 में पर्सिया की पहली संसद बनती है और रूस और ब्रिटेन हालांकि अभी भी पर्सिया पर प्रभाव के लिए लड़ रहे थे। साल 1925 में पर्सिया में एक और वंश का राज होता है, पहलवी वंश। पहलवी वंश के राजा का नाम था रेजा शाह पहलवी। रेजा शाह ने 16 साल पर्सिया पर राज किया, लेकिन जब तक इनका राज खत्म हुआ पर्सिया बदल चुका था। साल 1935 में शाह ने पर्सिया का नाम बदलकर ईरान कर दिया। दरअसल पर्सिया के लोग पहले इस इलाके को ईरान ही बुलाते थे, जबकि पर्सिया नाम बाहर के लोगों ने दिया, ऐसा उनका मानना था। साल 1941 में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। रेजा शाह पहलवी को सत्ता छोड़नी पड़ी। उनके बदले सत्ता पर बिठाया गया उनके बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को। वो ईरान का आधुनिक बनाना चाहता था। उनकी छवि ईरान में एक लिबरल नेता की थी। वे ब्रिटेन और अमेरिका के खास दोस्त थे। इस दोस्ती की वजह थी तेल, जो इन्हें सस्ते दामों पर तेल बेचते थे। कुछ साल तो शाह ने गद्दी बचा कर रखी, लेकिन साल 1950 आते आते मोहम्मद मोसादिक के साथ सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। मोसादिक ईरानी राष्ट्रवादी नेता थे। 1951 में मोसादिक ईरानी ऑयल इंडस्ट्री पर ऐसा बिल लेकर आए जो अंग्रेजी हितों को नुकसान पहुंचा रहा था। इससे जनता में उनका समर्थन बढ़ा, मोसादिक की ताकत भी बढ़ी। 1951 में ईरान के पीएम बन गए। शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं चल पाया। 1953 में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर मोसादिक का तख्ता पलट करवा दिया। तख्ता पलट में CIA का अहम रोल था। उन्होंने मोसादिक के बदले जनरल फजल खान जहेदी को प्रधानमंत्री का पद दिया और रेजा शाह पहलवी की ईरान में एक बार फिर से वापसी हो गई। शाह धर्म और शासन को अलग रखने की बात करते थे। वे हिजाब विरोधी भी थे, इसलिए धार्मिक नेताओं पर निशाने पर आ गए। इन्हीं धार्मिक नेताओं में एक थे अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी। इन्होंने शाह की नीतियों के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। धीरे धीरे रुहुल्लाह खोमैनी को जनता की सहानुभूति मिली, उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई और शाह को अपनी कुर्सी पर खतरा महसूस होने लगा। अतः उन्होंने खोमैनी को देश निकाला दे दिया। पहले इराक और फिर फ्रांस में उन्होंने समय बिताया। इसके दौरान लेख और भाषण ईरान पहुंचते रहे और देश उनके खिलाफ माहौल बनता रहा। साल 1971 में पर्सियन साम्राज्य की 25वीं सदी सालगिरह पड़ रही थी। शाह ने तय किया था ऐसा भव्य जलसा करेंगे कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। मंत्रियों ने सुझाया कि राजधानी तेहरान में जलसा रखना ठीक होगा, लेकिन शाह ने कहा कि जहां पर्सिया के पहले सम्राट साइरस का मकबरा था, जलसा वहां भी होगा। दोस्तों, टाइम मैगजीन ने लिखा कि ये दुनिया की सबसे आलीशान पार्टी थी। पार्टी पूरे 3 दिन तक चली। दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी देने के बाद शाह पहलवी बहुत खुश थे। पैसा जरूर खर्च हुआ, लेकिन शाह को इसकी चिंता नहीं थी, खासकर तब जब शोसेबाजी से उन्हें ईरान के तेल के नए ग्राहक मिल गए थे। प्रेस में आए दिन ऐसी बातें छप रही थी कि देश भूखा है, शाह अपने दोस्तों के साथ दावत उड़ा रहे हैं। अयातुल्ला खोमैनी, जो शाह के सबसे बड़े आलोचक थे, उस समय देश से बाहर रह रहे थे। उन्होंने भी इस पार्टी को लेकर शाह पर जमकर निशाना साधा। इस जलसे की खबर जैसे तैसे फैली। जनता में शाह के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। औरतें बुर्का पहनकर सड़कों पर निकलने लगी। बुर्के पर कानूनी पाबंदी नहीं थी, लेकिन अघोषित रूप से बुर्का पहनने वाली महिलाओं को भेदभाव झेलना पड़ा। इसलिए बुर्का ईरान की क्रांति का एक बड़ा सिंबल बन गया। फरवरी 1979 में खोमैनी 14 साल बाद देश वापस लौटे। देश लौटते उन्होंने जनमत संग्रह करवाया और इस्लामी गणतंत्र की स्थापना की। उन्होंने खुद को सुप्रीम लीडर घोषित किया और बन गए अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी। इस्लामी क्रांति के बाद शाह और उनकी पत्नी ईरान छोड़कर चले गए। 1980 में अब्दुल हसन बानी इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के पहले राष्ट्रपति चुने गए। यहाँ रुहुल्लाह खोमैनी ने इस्लामी क्रांति लाई तो पड़ोसी मुल्क के तानाशाह सद्दाम हुसैन को भी डर लगा, इसलिए उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। यह इराक ईरान युद्ध 1988 तक चला। अंतिम तक लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार इराक को पीछे हटना पड़ा और बाद में तो आप जानते ही हैं कि सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने मरवा भी दिया। इसके लिए ईरान के मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत मानी गई। 1 साल बाद अयातुल्ला रुहुल्लाह खोमैनी का निधन हो गया और अली खामनेई को ईरान का दूसरा सुप्रीम लीडर बनाया गया। अब अयातुल्ला अली खामनेई का शासन ईरान में जारी है। वर्तमान में
वहाँ पर शिया समुदाय के बहुत सारे लोग पर्शियन साम्राज्य की वापसी चाहते हैं और जोरोस्ट्रियन धर्म की वापसी चाहते हैं। कई महिलाएं जो है वहाँ पर बुर्के का विरोध कर रही हैं, कई बार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और वे पुरानी ज़िंदगी जैसे वहाँ पर पर्शिया में लोग रहा करते थे, एकदम यूरोपियन का और रशियन कल्चर के हिसाब से वैसे ज़िंदगी वो चाहते हैं। लेकिन वर्तमान की सरकार, खामनेई सरकार, उस पर पाबंदी लगा रही है। वर्तमान में ईरान का संकट इजराइल के साथ भी चल रहा है, क्योंकि उसने लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की मदद के लिए आगे आया था और मुस्लिमों का नेता बनने की कोशिश कर रहा था। इसके चक्कर में इजराइल से दुश्मनी मोल ली गई। आज की डेट में ईरान से इजराइल का युद्ध जारी है। देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों, ये रही ईरान की पूरी कहानी। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका ईरान के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नए अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।